डाउनलोड नो निखिल ऐप फॉर लेटेस्ट एंड जेन्युइन गवर्नमेंट जॉब रिजल्ट एंड एडमिट कार्ड अपडेट्स। और आप इस ऐप से प्रीवियस पेपर्स, वीकली जीके, डेली वोकैब और मैगजीन भी डाउनलोड कर सकते हैं। हेलो एवरीवन, माय नेम इज निखिल एंड वेलकम टू द चैनल। आज का ये वीडियो काफी ज्यादा स्पेशल वीडियो है क्योंकि आखिरकार 3 से 4 साल के बाद इंटेलिजेंस ब्यूरो के अंदर सिक्योरिटी असिस्टेंट का फॉर्म निकला हुआ है। बहुत ज्यादा लोग अवेट करते हैं इस फॉर्म का और आखिरकार 3 से 4 साल लगा लेकिन ये फॉर्म निकला है और काफी अच्छी खासी वैकेंसी के लिए फॉर्म निकला हुआ है। 1500 से ज्यादा सीट्स यहाँ पर हमको देखने को मिल रहा है। लेकिन यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ सिक्योरिटी असिस्टेंट ही नहीं, साथ में आईबी के अंदर एमटीएस का भी अलग से रिक्रूटमेंट निकला हुआ है। तो एमटीएस और सिक्योरिटी असिस्टेंट, जिसको एग्जीक्यूटिव भी बोलते हैं, इनकी रिक्रूटमेंट के बारे में हम डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं आज के वीडियो में। जैसा कि आपको पता ही है, आजकल वीडियो के स्टार्टिंग में मैं आपको बताता हूं कि किसको वीडियो नहीं देखनी है। तो देखिए, इस फॉर्म को कोई भी 10th पास अप्लाई कर सकता है और अगर आप जनरल कैटेगरी के हो, उम्र आपकी 28 साल या उससे ऊपर है, तो आप मत देखिए क्योंकि इसके अंदर इससे कम उम्र के और क्वालिफिकेशन 10th ही है और कोई ऐसा एक्स्ट्रा रिक्वायरमेंट भी नहीं है। तो 10th पास कोई भी देख सकता है। उम्र का बस आप देख लीजिएगा ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो, इसलिए चीजें मैंने स्टार्टिंग में ही बता दी है। तो आज के इस वीडियो में हम डिटेल डिस्कशन करने वाले हैं। बुक्स के बारे में जानेंगे, सिलेबस को समझेंगे, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखेंगे, एग्जामिनेशन पैटर्न देखेंगे। हर एक चीज के ऊपर हम डिस्कशन करने वाले हैं इस नौकरी के बारे में। सैलरी, प्रमोशन, क्या आप पोस्ट तक पहुंच सकते हो, हर एक चीज के ऊपर डिस्कशन करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले ना हम नोटिफिकेशन की डेट की बात करें तो इसका नोटिफिकेशन भले अभी निकल चुका है, बट इसको अप्लाई करना शुरू होगा 5 नवंबर 2022 से। कब तक अप्लाई कर सकते हो? तो 25 नवंबर 2022 इस फॉर्म को भरने का आखिरी डेट है। और इसके एग्जामिनेशन डेट के बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई है। इस फॉर्म की एप्लीकेशन फीस के बारे में अगर हम बात करते हैं तो 450 रुपए एप्लीकेशन फीस यहाँ पे जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस मेल कैंडिडेट के लिए। इसके अलावा अगर आप फीमेल हो किसी भी कैटेगरी के तो 50 रुपए एप्लीकेशन फीस है। और अगर आप SC ST हो, मेल हो चाहे फीमेल, तो भी आपके लिए 50 रुपए एप्लीकेशन फीस है। तो सिर्फ मेल कैंडिडेट जो कि जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के हैं, उनके लिए यहाँ पे 450 रुपए एप्लीकेशन फीस है। तो ये जो एप्लीकेशन फीस मैं बता रहा हूं आपको 450 रुपए, इसके ऊपर 50 रुपए आपको और फीस देना पड़ेगा जो कि एग्जामिनेशन फीस होगा। तो ये जितने भी 450 मैंने बोला, ये 500 रुपए एप्लीकेशन फीस हो जाएंगे आपके। ठीक है, तो 500 रुपए एप्लीकेशन फीस है नॉर्मली, और बाकी जिनका 50 बोला है ना, उनका 50 ही है, उससे 1 रुपए भी ज्यादा नहीं देने की जरूरत है। तो हमने देख लिया एप्लीकेशन फीस। अब हम पोस्ट के बारे में बात करेंगे। इससे पहले मैं आपको अनाउंसमेंट कर देता हूं टेक्स्ट बुक पास का। भाई, टेक्स्ट बुक पास के ऊपर सेल आखिरी 2 दिन तक बची हुई है। 31 अक्टूबर तक लास्ट सेल का डेट है टेक्स्ट बुक पास के ऊपर। जिसको टेक्स्ट बुक पास के बारे में नहीं पता है, मैं उनको बता दूं कि इस देश का वन ऑफ द बिगेस्ट मॉक टेस्ट का प्लेटफॉर्म है टेक्स्ट बुक पास, जिसके अंदर आपको लगभग सारी की सारी सरकारी नौकरियां कवर्ड मिलेंगी। टेक्स्ट बुक पास के अंदर आपको 600 से ज्यादा अलग अलग सरकारी नौकरियों के मॉक टेस्ट मिलने वाले हैं। यहाँ पर 15 लाख से ज्यादा एक्टिव यूजर्स हैं जो एक्टिवली यूज करते हैं मॉक टेस्ट देने के लिए टेक्स्ट बुक पास को। इसके अलावा यहाँ पे 14,000 से ज्यादा प्रीवियस पेपर्स आप सकते हो 12 से ज्यादा भाषाओं में। 2.5 करोड़ से ज्यादा टेस्ट अब तक इस पर अटेम्प्ट किए जा चुके हैं और 48,000 से ज्यादा मॉक टेस्ट यहाँ पे अवेलेबल है। तो यहाँ पर आप मेरा कूपन कोड यूज कर सकते हो निखिल, और आपको 1 साल के लिए सारे के सारे सरकारी नौकरी के लिए मॉक टेस्ट मिल जाएगा सिर्फ 270 रुपए में। और अगर आप लाइफ टाइम चाहते हो, जिंदगी भर के लिए चाहते हो, तो मात्र 450 रुपए में, 450 रुपए में सारे के सारे सरकारी नौकरियों के मॉक टेस्ट आपके लिए खुल जाएंगे। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। निखिल कूपन कोड यूज करके टेक्स्ट बुक पास भाई जरूर परचेस कर लो, किसी भी सरकारी नौकरी के लिए आपको मददगार होगा। तो अब हम आ जाते हैं हमारे वीडियो के ऊपर वापस। पोस्ट के बारे में हम देख लेते हैं। पोस्ट की बात करें अगर, तो यहाँ पे टोटल 1671 पोस्ट है और जो हमारी ये 1671 पोस्ट है, इसके अंदर 1521 यानी 1521 पोस्ट जो है वो है हमारी एग्जीक्यूटिव की यानी सिक्योरिटी असिस्टेंट की। और एमटीएस की सिर्फ यहाँ पे 150 ही सीट है, जो कि अच्छी बात है क्योंकि एग्जीक्यूटिव वाली जो नौकरी है, सिक्योरिटी असिस्टेंट की नौकरी है, वो बहुत प्यारी नौकरी है, बहुत अच्छी नौकरी है। तो ये तो आपने पोस्ट को देख लिया। अब यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट स्टार्ट हो जाता है इस वीडियो का, जो कि आपको ध्यान से सुनना है। जो आपकी ये नौकरी है ना, सिक्योरिटी असिस्टेंट और एमटीएस दोनों की ही, ये नौकरियां बटी हुई हैं अलग अलग 37 अलग अलग राज्यों के हिसाब से इसके अंदर वैकेंसी बटी हुई है, जिसको SI भी बोलते हैं, सब्सिडरी इंटेलिजेंस ब्यूरो। ये 37 सब्सिडरी इंटेलिजेंस ब्यूरो है जिसके अंदर आप अप्लाई कर सकते हो। ये 37 के अंदर आप नहीं अप्लाई कर सकते। किसी एक ही राज्य के लिए, सिर्फ एक ही BIS के लिए आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो, इस बात का ध्यान रहे। और जिस भी आप राज्य के लिए, जिस भी BIS के लिए अप्लाई कर रहे होगे, उसके अंदर आप एग्जीक्यूटिव और एमटीएस दोनों ही पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। आप चाहो तो सिंगल के लिए भी कर सकते हो और दोनों के लिए भी कर सकते हो। तो यहां पर आपको समझना है कि किसी एक ही राज्य यानी किसी एक ही BIS में अप्लाई करना है, और लेकिन पोस्ट आप दोनों के दोनों ही अप्लाई
कर सकते हो। आई थिंक ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब हमको देखना है यहाँ पे कि जब आप किसी राज्य के लिए अप्लाई कर रहे होगे तो वहां पर क्या क्राइटेरिया आपको फॉलो करना पड़ेगा। और एलिजिबिलिटी का यहीं से हमारा पार्ट स्टार्ट हो जाता है, पोस्ट का पार्ट एक तरीके से खत्म भी हो जाता है और है भी यहाँ पे। तो यहाँ पे पोस्ट प्लस एलिजिबिलिटी जो कि भाषा की है, लैंग्वेज की है, उसको हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे गेम डोमिसाइल का नहीं है, लैंग्वेज का ये ध्यान रहे। तो चलिए एक बार आप स्क्रीन पे देख लीजिए। तो आपको सबसे पहला एग्जांपल देता हूँ एसआईबी का, सब्सिडरी इंटेलिजेंस ब्यूरो। आई थिंक मैं इसको बीआईएस बोल रहा था, वो भूल जाओ, एसआईबी है ये, बीआईएस नहीं है, उल्टा बोल दिया होगा मैंने। तो एसआईबी जो है, सबसे पहला देखा जाए अगरतला के अंदर, तो यहाँ पर लैंग्वेज लिखे हुए हैं, लोकल लैंग्वेज। जैसे लिखा है बंगला, वैसे आपको लिखा है कबरू, कोकबोर, मुझे मतलब प्रोनाउंसिएशन गलत कर रहा हूँ तो प्लीज माफ करें, लुसाही। तो ऐसे यहाँ पे आपके लैंग्वेजेस हैं जिसमें आपको लिखना पढ़ना बोलना आना चाहिए। यहाँ पर आप देख सकते हो अगरतला में दोनों ही पोस्ट हैं आपके, एग्जीक्यूटिव की भी और एमटीएस की भी। एग्जीक्यूटिव की 7 पोस्ट है और एमटीएस की 1 पोस्ट है आपकी जनरल के लिए। और लास्ट में देखिए टोटल 14 पोस्ट है आपकी एग्जीक्यूटिव के लिए और 2 पोस्ट है एमटीएस के लिए। तो आप अप्लाई करोगे अगरतला में तो इन दोनों पोस्ट के लिए इकट्ठा अप्लाई कर सकते हो, लेकिन अगरतला में आप तभी अप्लाई कर पाओगे जब आपको वहां की लोकल लैंग्वेज आती हो। और वैसे ही आप नीचे देख सकते हो अलग अलग राज्यों के हिसाब से लोकल लैंग्वेज लिखा हुआ है और उसके साइड में सीट्स लिखी हुई है। हिंदी भाषा के लिए आपको बता दूं 11वें नंबर पे है दिल्ली, जो कि हेडक्वार्टर भी है आईबी का। इसके अंदर हिंदी, पंजाबी, उर्दू तीनों में से कोई भी भाषा आती होगी। तो इसके अंदर आपके 270 सीट है एग्जीक्यूटिव में और 53 सीट है आपकी एमटीएस के अंदर। तो आप देख सकते हो सबसे ज्यादा जो सीट्स वाला राज्य है वो यही है, दिल्ली है। हिंदी भाषा के हिसाब से या किसी भी भाषा के हिसाब से सबसे ज्यादा पोस्ट यहीं पर है और हिंदी वालों के लिए तो सबसे ज्यादा पोस्ट दिल्ली में ही है। ऑब्वियसली यहाँ पे कंपटीशन भी थोड़ा सा हाई होगा। तो आप ये समझ के चलिए आपकी पोस्टिंग जो है वो सिर्फ और सिर्फ दिल्ली में नहीं होगी, पोस्टिंग कहीं हो सकती है। आप ये समझ के चलिए कि हो सकता है कि आप केरला के रहने वाले हो और आपको केरला भाषा अच्छे से आती हो और आपने केरला भाषा के लिए अप्लाई किया है, लेकिन आपकी पोस्टिंग हो सकता है कश्मीर में हो जाए, क्योंकि वहां पे केरला भाषा वाला कुछ कम्युनिटी है, वहां पर रह करके आपको इंटेलिजेंस इकट्ठा करना है। तो केरला वालों की पोस्टिंग जम्मू कश्मीर में भी हो सकती है। तो काफी ये अलग तरीके का काम है, इसके अंदर अलग अलग तरीके में आपकी पोस्टिंग हो सकती है, अलग राज्य में, देश भी आपको हो सकता है अलग जाना पड़ जाए। तो ये अलग तरीके की नौकरी है। यहाँ पे आप ये मत सोच के चलिए कि ये रेगुलर नौकरी है। पोस्टिंग पूरे कंट्री में कहीं पे भी हो सकती है, बट ये ले रहे हैं इन भाषाओं के हिसाब से। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा। पोस्ट के सारे डाउट्स मैंने क्लियर कर दिया। अब हम आ जाते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के ऊपर। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में सबसे पहले एज की बात कर लेते हैं। एज की बात करें तो एमटीएस में 18 से 25 साल तक के लोग अप्लाई कर सकते हैं और एग्जीक्यूटिव में 18 से 27 साल तक के, तो 2 साल यहाँ पे आपको ज़्यादा मिलने वाला है। तो 25 साल एमटीएस में मैक्सिमम लिमिट है और 27 ईयर्स आपके एग्जीक्यूटिव में। अगर आप एससी एसटी ओबीसी हो तो ओबीसी को 3 साल, एससी एसटी को 5 साल जो रिलैक्सेशन मिलता है वो यहाँ पर आपको मिलने वाला है। ये नौकरी फिजिकली हैंडीकैप्ड के लिए नहीं है, तो यहाँ पर वो लोग नहीं अप्लाई कर पाएंगे। तो आपकी रिजर्वेशन भी ऑब्वियसली नहीं है। हाँ, कुछ लोग क्वेश्चन कमेंट कर रहे थे उंगली किसी की कटी हुई थी, तो अप्लाई आप कर सकते हो, यहाँ पे भी कर सकते हो। पिछली जो मैंने आपको वीडियो बनाया था उसके अंदर भी आप चाहो तो अप्लाई कर सकते हो। इस चीज़ को आप भूल जाओ कि आपको नहीं अप्लाई करना है या फिर अप्लाई नहीं कर सकते हो छोटी मोटी चोट की वजह से। ठीक है, मेडिकली अनफिट नहीं होना चाहिए, राइट हैंड में कुछ नहीं होना चाहिए, ये हाथ ठीक होना चाहिए, जो आपका वर्किंग हैंड है वो ठीक होना चाहिए, और मेडिकली आप अनफिट ना हो तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। तो हमने देख लिया एज। अब हम आ जाते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन के ऊपर। एजुकेशन की बात करें तो कोई भी 10th पास इस फॉर्म को अप्लाई कर सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ता 33% है चाहे 93% है, आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। आंख बंद करके अप्लाई करिए। इसके अलावा अगर आपने 10th करस्पॉन्डेंस से, पत्राचार से, ओपन लर्निंग से किया है तो भी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। 10th में कंपार्टमेंट आए थे, कई बार फेल हुए थे, फिर आप पास हुए तो भी अप्लाई कर सकते हो। कोई भी इसके अंदर एक्स्ट्रा रिक्वायरमेंट नहीं है। 10th आपने किसी राज्य के बोर्ड से, स्टेट बोर्ड से किया हुआ है या सीबीएसई से किया हुआ है, किसी से भी किया हुआ है, आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। बस खत्म एजुकेशन क्वालिफिकेशन यहीं पे। तो हमने देख लिया नोटिफिकेशन की सारी डिटेल्स। अब हम आ जाते हैं एग्जामिनेशन पैटर्न के ऊपर। एग्जामिनेशन पैटर्न की हम यहाँ पे बात करें तो टोटल 3 स्टेप से आपको गुजरना पड़ेगा यहाँ पे नौकरी पाने के लिए। यहाँ पर कोई रिटन एग्जामिनेशन का प्रीलिम्स और मेंस एग्जामिनेशन कुछ जैसा नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एक सिंगल एग्जामिनेशन आपको देना है। यहाँ पे प्रीलिम्स एग्जामिनेशन एक होगा आपका, आप चाहे उसको मेंस प्रीलिम्स कुछ भी बोल दो, एक एग्जामिनेशन होगा, कॉमन होगा एग्जीक्यूटिव और एमटीएस का। ठीक है, जो उसको पास करेगा वो आएगा हमारे टायर 2 के अंदर, स्टेज 2 के अंदर, जिसके अंदर आपका होगा नॉलेज होगा आपके लोकल लैंग्वेज का। आपको लोकल लैंग्वेज आती है कि नहीं उसका टेस्ट यहाँ पर आपको लेने वाले हैं। तो स्टेज 2 हो गया। इसके बाद हमारा स्टेज 3 जो कि एमटीएस के लिए नहीं है, वो आपका पर्सनैलिटी टेस्ट और इंटरव्यू। ये आपको सिर्फ और सिर्फ एग्जीक्यूटिव लेवल के लिए देना है, आपको अदर पोस्ट के लिए यानी एमटीएस के लिए नहीं देना है। तो चलिए सबसे पहले अब हम रिटन एग्जामिनेशन का पैटर्न देख लेते हैं। तो रिटन एग्जामिनेशन में आपके टोटल
5 अलग अलग सेक्शन से पेपर होने वाले हैं। पांचों को देख लेते हैं। सबसे पहले आपका है जनरल अवेयरनेस 20 क्वेश्चन, क्वांट 20 क्वेश्चन, न्यूमेरिकल एबिलिटी, अर्थमेटिकल रीजनिंग कह लो, कुछ भी कह लो इसको, 20 क्वेश्चन। उसके बाद इंग्लिश में 20 क्वेश्चन और जनरल स्टडीज़ के अंदर 20 क्वेश्चन। इसके अंदर जो जनरल स्टडीज़ है और ऊपर जनरल अवेयरनेस है, इसका सिलेबस सेम ही है। तो एक तरीके से आप लेके चलिए जनरल अवेयरनेस का पेपर 40 नंबर का आने वाला है। इसके अंदर आपके कंप्यूटर के हो, चाहे आपका जनरली जो आपको नॉलेज है, जैसे आपका हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, इन सब की बेसिक नॉलेज के साथ साथ करंट अफेयर्स को भी चेक करने वाले हैं। तो ये चीज़ तो आपको अच्छे से आनी चाहिए और साथ में इंटेलिजेंस का, डिफेंस की जो भी न्यूज़ चल रही है वो भी आपको पता होनी चाहिए। तो ये आपको 2 सेक्शन में बटा हुआ है, लेकिन इसका सिलेबस एग्जैक्टली सेम ही है। तो टोटल यहाँ पे आपके हो गए 100 क्वेश्चन, 100 मार्क्स। सॉल्व करने के लिए मिलेगा आपको 60 मिनट यानी 1 घंटा। कोई सेक्शनल टाइमिंग, सेक्शनल कट ऑफ नहीं होगा, इकट्ठा आपका खुलेगा। आप चाहो तो पेपर में कोई भी सेक्शन में कितना भी टाइम स्पेंड कर सकते हो। और यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग आपको देखने को मिलेगी 1/4 की यानी 0.25 मार्क्स की। अब हम आ जाते हैं स्टेज 2 के अंदर। स्टेज 2 के अंदर आपका क्या होगा, एक ऑफलाइन पेपर होगा जो कि डिस्क्रिप्टिव होगा। आपको पेन पेपर से लिखना होगा। उसके अंदर आपको 500 शब्द का अपने लोकल भाषा में एक पैसेज लिखना होगा। इसके अंदर आपको लोकल लैंग्वेज में एक पैसेज दिया होगा, उसको आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना होगा, और एक इंग्लिश में दिया होगा, उसको आपको लोकल लैंग्वेज में ट्रांसलेट करना होगा। दोनों ही आपका यहाँ पे चेक होगा। 40 मार्क्स का ये टोटल आपका पेपर होने वाला है, जिसमें आपको 1 घंटा मिलेगा टोटल सॉल्व करने के लिए। ठीक है, ये आपका 40 मार्क्स का होगा। इसके बाद आपका 10 मार्क्स का स्पोकन एबिलिटी टेस्ट होने वाला है। 40 मार्क्स का आपका हो गया वो, और 10 मार्क्स का जो स्पोकन एबिलिटी है वो आपके लोकल लैंग्वेज में भी ये लोग चेक कर सकते हैं। ये भी आपका एग्जीक्यूटिव के लिए होगा, एमटीएस के लिए नहीं होगा। ठीक है, और ये जो 10 मार्क्स का पेपर होगा आपका, वो इसके साथ डिस्क्रिप्टिव जो आपका चेक होगा, यहाँ पे डिस्क्रिप्टिव के साथ नहीं होगा। ये इंटरव्यू जब आपका दोगे ना तो वहां पर होगा। यहाँ पर चूंकि एमटीएस और एग्जीक्यूटिव दोनों पेपर देंगे डिस्क्रिप्टिव का, तो यहाँ पर कुछ भी ऐसा चेक नहीं होने वाला। ये 40 नंबर का पेपर होगा। ये आपका 40 नंबर का पेपर होगा। आप इसको पास कर लो, इसके बाद आपको इंटरव्यू के लिए कॉल आएगा और वहां पर 50 नंबर का इंटरव्यू होगा, और साथ में 10 नंबर का आपको पर्सनालिटी टेस्ट भी करेंगे। ये सिर्फ और सिर्फ एग्जीक्यूटिव लेवल के लिए है, एमटीएस के लिए नहीं है। तो यहाँ पर हम एमटीएस पे वापस आ जाते हैं, जिसमें 40 नंबर का डिस्क्रिप्टिव टेस्ट था, वो भी आपका लोकल लैंग्वेज में, और ये आपका क्वालिफाइंग है। मतलब आपको कुछ भी बड़ा स्कोर नहीं करना। 40 में से जो 16 स्कोर कर लेगा एटलीस्ट, या 16 प्लस स्कोर करेगा, तो वो आपको पास माना जाएगा। आपको माना जाएगा कि आप सिलेक्टेड हो, डिस्क्रिप्टिव में आप पास हो, और आप मेरिट लिस्ट में चले जाओगे सीधा सीधा, एमटीएस वाले स्टूडेंट। अब आ जाते हैं एग्जीक्यूटिव वाले के साथ क्या होगा। एग्जीक्यूटिव वाला 40 नंबर का ये देगा, उसके बाद इंटरव्यू पे आ जाएगा सीधा का सीधा। 40 नंबर का जो वो देगा, उसके अंदर 16 से अगर उसके कम हुए तो उसको हटा दिया जाएगा। ठीक है, लेकिन इसको इंटरव्यू का मौका मिलेगा। इंटरव्यू के अंदर अगर उसके 50 में से जो स्कोर आते हैं वो उसको मिलेंगे, साथ ही में 10 में से भी उसको स्कोर दिए जाएंगे। तो इस एग्जीक्यूटिव वाली पोस्ट की जो 50 मार्क्स का जो स्कोर है, उसमें ओवरऑल 20 आना चाहिए। क्वालिफाइंग नेचर है, बड़ा स्कोर नहीं करना, बस 20 आना चाहिए। 40 और 10 मिला करके आपके अगर 20 टोटल स्कोर आ जाते हैं तो आप पास हो जाओगे यहाँ पे। उसके बाद आप डायरेक्ट जाओगे इंटरव्यू के अंदर। इंटरव्यू में आपका सिलेक्शन हो गया तो आप आओगे मेरिट लिस्ट में, अगर तो आपकी नौकरी यहाँ पे पक्की है। तो ये हो गया एग्जामिनेशन पैटर्न, सारा का सारा हमने अच्छे से डिटेल में देख लिया है। अब हम बुक्स के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, इस नौकरी के लिए सिंगल किताबें अवेलेबल नहीं है मार्केट में अच्छी। एक आरपीएच पब्लिकेशन की मैंने एक बुक देखी है, मैं उसके लिंक आपको दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, फोटो भी डिस्प्ले कर दूंगा। वो एक लौती बुक जो मुझे लगी सारों के अंदर, उसका मैंने किंडल एडिशन चेक किया हुआ है। तो सारी किताबें जितनी भी अवेलेबल हैं उसके अंदर वो काफ़ी ठीक ठाक किताब है। अगर आप सिंगल किताब में इंटरेस्टेड हो, नहीं भाई मुझे एक ही किताब से ही पढ़ना है, तो वो आप परचेस कर सकते हो। बाकी सारों के अंदर वही एक अच्छी लगी और कोई नहीं लगी, आरपीएच पब्लिकेशन की है। उसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इसके अलावा इसका प्रैक्टिस सेट का जो किताबें हैं वो सारी 2018 की ही एडिशन की अवेलेबल है। चूंकि मैं आपको बता चुका हूँ 3-4 साल के बाद इसका फॉर्म निकल रहा है, लोगों का ध्यान इससे हट चुका है। तो वो आप दिशा पब्लिकेशन का ले सकते हो, काफ़ी अच्छी किताब है। लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको अवेलेबल करा दूंगा। अरिहंत की भी आई थिंक अवेलेबल है, तो दोनों की लिंक आपको दे दूंगा, आप चाहो तो परचेस कर लेना। तो यहाँ पर अब हम बात करेंगे सिंगल किताबों का, क्योंकि इस नौकरी को क्रैक करने के लिए आपको सिंगल बुक पढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि सिलेबस थोड़ा सा वास्ट है इसका, और अलग अलग टॉपिक्स हैं, और किताब भी अवेलेबल नहीं है। मतलब पब्लिकेशंस ने मेहनत नहीं की है यहाँ पे इस नौकरी के लिए बुक्स ढूंढने के लिए। हालांकि आईबी एसीआईओ के लिए बहुत बुक्स अवेलेबल है। हाँ, अगर एसीआईओ की बुक आपके पास अवेलेबल है ना, चाहे दिशा की हो चाहे अरिहंत की हो, आप उससे काम यहाँ पर भी चल जाएगा। जो आपका पेपर का लेवल है टफनेस का, वो बस थोड़ा सा कम है यहाँ पे, बाकी आपका पैटर्न ऑलमोस्ट सेम ही है। तो चलिए आपको बता देता हूँ किताबें। यहाँ पे इंग्लिश की सबसे पहले बात कर लेते हैं। इंग्लिश के अंदर 2 बुक यहाँ पे रिकमेंड करता हूँ, दोनों में से आप कोई परचेस कर सकते हो। एसपी बख्शी की आपकी इंग्लिश की किताब है, बहुत अच्छी किताब है, और आपके एसेंशियल इंग्लिश दिशा पब्लिकेशन की किताब है। दोनों ही किताब वन ऑफ द बेस्ट है मार्केट में, आप इन दोनों में से कोई भी परचेस कर सकते हो। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट हमारे
क्वांट के ऊपर। क्वांट के लिए जो यहाँ पे बुक रिकमेंड करता हूँ वो है आपकी अरिहंत पब्लिकेशन की फास्ट ट्रैक अर्थमेटिक, राजेश वर्मा की किताब। भाई तोड़ देगी वो बुक इस एग्जामिनेशन को, नहीं किसी भी एसएससी के एग्जामिनेशन को, और इस एग्जामिनेशन का पैटर्न एसएससी के ऊपर ही है। बहुत आंख बंद करके लो, आराम से आपका काम चल जाएगा। अब हम आते हैं रीजनिंग के ऊपर। रीजनिंग के अंदर भी यहाँ पे बहुत डेप्थ में नहीं पढ़ना है। एस चांद की वर्बल नॉन वर्बल यहाँ पे उतनी काम नहीं आएगी, इतनी मोटी है यार, कैसे काम आएगी, ये नॉर्मल लेवल का पेपर है। यहाँ पर शॉर्टकट्स इन रीजनिंग किताब है दिशा पब्लिकेशन की, काफी पतली किताब है और इस तरीके के सारे एग्जामिनेशन में आपका काम आ जाएगा। पिछले वीडियो में एसएससी जीडी में भी मैंने आपको रिकमेंड किया था, यहाँ पे भी कर रहा हूँ। अच्छी किताब है, लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, आप चाहो तो उसको परचेस कर सकते हो। तो अब हम आ जाते हैं जनरल अवेयरनेस और जनरल स्टडीज के ऊपर। यहाँ पर आपको पढ़ना पड़ेगा सबसे पहले लूसेंट की किताब, लूसेंट की जीके आंख बंद करके परचेस कर लीजिए, लूसेंट पब्लिकेशन की, जिसके अंदर आपका हर चीज दिया हुआ है। साइंस का भी कुछ पार्ट दिया हुआ है इसके अंदर, आपका हिस्ट्री भी दिया है, ज्योग्राफी दिया है, कॉन्स्टिट्यूशन दिया है, हर एक चीज आपको दिया हुआ है बुक के अंदर। वो बुक तो आप पढ़ लो, घोल के पी जाओ उस किताब को। उसके बाद आपको कुछ और किताबें पढ़नी पड़ेंगी। इसके बाद आपको थोड़ी बहुत योजना का हल्का फुल्का पता होना चाहिए, कौन सी स्कीम्स चल रही है, कौन सी फाइनेंशियल स्कीम्स निकली है, सरकार ने लॉन्च की है, कौन से पे इंफेसिस है, कौन से पे बहुत ज़्यादा फोकस है, ऐसे आपको चीज़ों पे ध्यान देना है। दूसरा, आपको नीति आयोग के बारे में काफ़ी क्वेश्चन आते हैं, उसके बारे में पता होना चाहिए। ये आपका हो गया स्टैटिक पार्ट। अब हम आ जाते हैं जनरल अवेयरनेस के ऊपर। जनरल अवेयरनेस के ऊपर या तो आपको प्रतियोगिता दर्पण या तो विजर्ड, इन दोनों का स्पेशल करंट अफेयर्स एडिशन आता है 6 मंथ का। 6 मंथ से ज़्यादा मत पढ़ना यहाँ पे करंट अफेयर्स, वो किताब ले लो, बहुत अच्छी किताब है, आपका काम चल जाएगा। नहीं मिल रहा है ऑफलाइन, ये दोनों किताबें ऑफलाइन है, ऑनलाइन नहीं मिलती हैं, तो ऑनलाइन जो आपको अगर परचेस करने का मन है तो दिशा पब्लिकेशन की आती है क्वार्टरली करंट अफेयर्स, लास्ट 2 क्वार्टर के बुक परचेस कर लीजिए, आपका काम चल जाएगा। हर एक किताब जो मैं आपको बताया वो ये अपने आप में सफिशियंट है, 2-3 इकट्ठा लेने की जरूरत नहीं है, कोई भी आप एक ले लोगे तो आपका काम चल जाएगा। तो इसमें आपको जो बता रहा हूँ, जनरल अवेयरनेस, जनरल स्टडीज दोनों का काम चल जाएगा, ठीक है। कंप्यूटर के लिए मैं पीडीएफ अपने टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा, वहां से आप कंप्यूटर का पीडीएफ चाहो तो पढ़ सकते हो, वो फ्री में अवेलेबल है। तो ये आई थिंक हमने सारी की सारी किताब की डिटेल्स देख ली है। अब हम आ जाते हैं हमारे सिलेबस के ऊपर, देख लेते हैं सिलेबस यहाँ पे कैसा है। तो सबसे पहले हम जनरल अवेयरनेस और जनरल स्टडीज का सिलेबस देख लेते हैं। तो इसके अंदर सबसे पहला टॉपिक है आपका करंट अफेयर्स, जिसमें 6 मंथ का करंट अफेयर्स आएगा। इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन, उसके बाद साइंस एंड टेक्नोलॉजी, फिजिक्स, इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंस, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड स्टैटिक जीके। हाँ, यहाँ पर जो साइंस का जो पोर्शन है ना, काफी ज्यादा हावी हो जाता है कई बार, तो उसके लिए अब जनरल साइंस की किताब आती है, दिशा पब्लिकेशन की भी आती है, अरिहंत की भी आती है। दोनों में से जो सस्ती होगी वो ले लेना। मैं आपको जो सस्ती वाली होगी ना, बेस्ट होगी ना, उसके लिंक आपको दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप उसको परचेस कर सकते हो, आपका काम यहाँ पे चल जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया जनरल अवेयरनेस का सिलेबस। अब हम नेक्स्ट आते हैं रीजनिंग के ऊपर। रीजनिंग में आपका सबसे पहला है लॉजिकल वेन डायग्राम, मिसिंग नंबर, पेपर कट एंड फोल्डिंग, एम्बेडेड फिगर, फिगर फॉर्मेशन एनालिसिस, सीरीज, अल्फाबेट टेस्ट, एनालॉजी, अर्थमेटिक रीजनिंग, ब्लड रिलेशन क्लासिफिकेशन, कोडिंग, डिकोडिंग, डिस्टेंस डायरेक्शन टेस्ट, मैट्रिक्स, क्यूब एंड डाइस, मिरर इमेज, वाटर इमेज, पैटर्न कंप्लीशन एंड काउंटिंग ऑफ फिगर्स। अब हम क्वांट के सिलेबस पे आते हैं। क्वांट की बात करें तो स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम, प्रॉफिट एंड लॉस, रेशियो, प्रपोर्शन, एवरेज, बोट एंड स्ट्रीम, सीआई, एसआई यानी कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, एलसीएम, एचसीएफ, मिक्सचर एंड एलिगेशंस, पार्टनरशिप, परसेंटेज, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, पाइप्स एंड सस्टेंस, प्रॉब्लम्स ऑन एजेस, टाइम वर्क एंड वेजेस, मेंसुरेशन, डाटा इंटरप्रिटेशन, स्टैंडर्ड ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, हाइट एंड डिस्टेंस, हिस्टोग्राम, फ्रीक्वेंसी, पॉलीगॉन, बार डायग्राम एंड पाई चार्ट। अब हम इंग्लिश पे आ जाते हैं। इंग्लिश में सबसे पहले टॉपिक है आपका एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, उसके बाद है स्पॉटिंग एरर, पैराजंबल, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, क्लोस्टर, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, फिल इन द ब्लैंक, स्पेलिंग एरर, एडम्स एंड फ्रेजेस, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, एक्टिव एंड पॉसिव वॉइस एंड प्रपोजिशन। तो हमने देख लिया सिलेबस को डिटेल में। अब हम बात करते हैं यहाँ पे सैलरी का, प्रमोशन का, कि आखिर सैलरी क्या होने वाली है, प्रमोशन कैसा आपका होगा, कौन से रैंक तक आप चाहो तो जा सकते हो। तो देखिए यहाँ पे सैलरी की सबसे पहले बात करते हैं। एमटीएस लेवल 1 की आपकी पोस्ट है और जो आपकी सिक्योरिटी असिस्टेंट है वो लेवल 3 की पोस्ट है। एमटीएस की बात करें तो 27,000 रुपये आपको सैलरी मिलेगी इन हैंड, और आप अगर सिक्योरिटी असिस्टेंट की बात करो तो यहाँ पर आपकी सैलरी मिलेगी लगभग 35,000 रुपये आपके हाथ में इन हैंड सैलरी आएगी। अब यहां पर एक खूबसूरत बात क्या है कि 20% आपका अलग से स्पेशल अलाउंसेस मिलता है, क्योंकि रिस्की जॉब है उसके लिए। साथ में आपको छुट्टियों के लिए जो आपके काम करोगे उसके लिए भी अलग अलाउंसेस मिलेगा। यहां पर सैलरी थोड़ी सी अलग हो जाती है आपकी। तो जो एमटीएस है वो 30,000 32,000 तक सैलरी भी कमा सकता है, और यहाँ पर जो सिक्योरिटी असिस्टेंट है वो 40 से 45,000 तक की सैलरी भी कमा सकता है। ये आखिर किस टाइप की नौकरी है, क्या एक्सपेक्ट करें, तो इसके अंदर आपको बहुत डायनेमिक काम होगा, रिस्की है। अगर मैं आपको बोल दूं भाई बहुत मजा आने वाला है, नहीं आने वाला है मजा, बहुत रिस्की काम है। अगर आपको जोश होगा इस टाइप के काम में तभी आप एनरोल करिएगा, वरना मत करिएगा, वरना आपको कोई फायदा नहीं होने वाला है।
आप नौकरी छोड़ दोगे, बहुत लोग इस नौकरी को छोड़ते भी हैं। तीसरा, बहुत जगह पोस्टिंग हो सकती है आपकी, कहीं पे भी पोस्टिंग हो सकती है, आपको डेपुटेशन पे कहीं पे भी भेजा जा सकता है। होता क्या है कि आपकी पोस्टिंग तो एक जगह हो जाती है, सपोज दिल्ली में पोस्टिंग हुई, 5 साल 6 साल की आपकी पोस्टिंग हो गई, आपकी फैमिली वहां रह रही है, आपको डेपुटेशन में भेज देंगे 3 महीने कश्मीर। आपने जैसे फैमिली मैन अगर मूवी देखा हुआ है, उसके अंदर जैसे वो जाता है अलग अलग जगहों पे, वो बहुत डायनेमिक है। खैर, उससे थोड़ा लोअर लेवल पे आप लेके चलो तो वैसे ही आपको डेपुटेशन पे कहीं कहीं जाना हो सकता है। और आपको मतलब कोई ऐसे बोल सकता है अरे मजा आएगा, आई कार्ड देख के बहुत मजा आता है आईबी का, किसी को दिखाओगे तो मजा आएगा। भाई, आईबी का बंदा किसी को आई कार्ड दिखाता ही नहीं है। आईबी में आई कार्ड दिखाना अलाउड ही नहीं है। दिल्ली में जो आईबी का ऑफिस है वहां पर लिखा भी नहीं है कि आईबी का ऑफिस है, बस वो ऐसे ब्लैंक ऑफिस है। आपको समझ में आया? तो आईबी कैसे दिखाने वाला आप सोच रहे हो, पहन के घूमूंगा मजा आएगा, आप आईबी के हो, इंटेलिजेंस ब्यूरो की आईबी की टोपी पहन लोगे, तो ऐसा नहीं होने वाला है। यहाँ पे काम खुफिया है और काम भाई बहुत ज़्यादा जिसका पैशन होगा वही कर सकता है, थोड़ा टफ काम है। अब प्रमोशन की बात कर लें तो 3 प्रमोशन तो यहाँ पे कंपलसरी आपको मिलने ही मिल रहे हैं। तो आप सिक्योरिटी असिस्टेंट पे लगोगे, उसके बाद जूनियर इंटेलिजेंस ऑफिसर ग्रेड 2, जूनियर इंटेलिजेंस ऑफिसर 1, और उसके बाद सेंट्रल इंटेलिजेंस ऑफिसर, जिसको आप ACIO कहते हो ना, असिस्टेंट सेंट्रल इंटेलिजेंस ऑफिसर, वो उससे एक रैंक ऊपर इंटेलिजेंस ऑफिसर आप बन जाओगे। मतलब ACIO भी मतलब एक तरीके से वही रैंक है। ACIO कोई बहुत बड़ी रैंक नहीं है, मतलब कोई रैंक ही नहीं है, वो तो बस पोस्ट है नौकरी पाने के लिए। आप जब नौकरी करते हो तो इंटेलिजेंस ऑफिसर ही बनते हो। तो यहाँ पर भी आप लास्ट जो आपका प्रमोशन होगा वो ACIO के लेवल तक आप पाओगे। असिस्टेंट सेंट्रल इंटेलिजेंस ऑफिसर का जो आपका पोस्ट था, गेजेटेड ऑफिसर का पोस्ट था, उस रैंक तक आप तो कंपलसरी यहाँ पे आ ही जाओगे। कुछ अच्छा काम करते हो तो आप और ऊपर के रैंक तक भी जा सकते हो। तो ये हमने देख लिया सैलरी, जॉब प्रोफाइल। अब कट ऑफ की बात करें तो आईबी का जो एग्जामिनेशन है वो खुद मिनिस्ट्री लेती है, तो कट ऑफ इसका कुछ होता नहीं है ज़्यादा। RTI भी लगा दो आप, कट ऑफ नहीं निकलता है इसका, एक तरीके से आप लेकर चलो। बट मैंने जो बहुत सारे स्टूडेंट से बात किया था बहुत साल पहले, तो मुझे सबसे कम मार्क्स वाला जो स्टूडेंट सिलेक्टेड लग रहा था, उसके मार्क्स आए थे 60। तो आप ये लेके चलिए कि 60 तो कट ऑफ है, ठीक है। तो 60 आप कर लोगे तो आपका काम चल जाएगा। 60, 63, 64 ये आप लेके चलो। इससे ज़्यादा कट ऑफ का चांसेस कम है, बट इतने में मैंने सिलेक्शन देखा है, तो इतना आप लेके चलो कि ये कट ऑफ था लगभग। आप इससे हो सकता है कम भी हो, बट हम लेके नहीं चलेंगे क्योंकि हम फेल हो जाएंगे ना, कम निकल गया। हम लेके चले 57 स्कोर करके हम खुश हो गए, और कट ऑफ तो भाई 66, 67 निकल गया। तो इसलिए नहीं, 64 तक आप लेके चलो कि इतना तो अटेम्प्ट करना ही है, करेक्ट अटेम्प्ट करना है, नेगेटिव मार्किंग हटा के तभी आप पास हो पाओगे। तो आई थिंक हमने सारी डिटेल देख लिया इस जॉब की। तो बस ये था आज की वीडियो में। आई होप आपको इस वीडियो से फायदा मिला होगा। अगर आपको इस वीडियो से फायदा मिला तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट करें अपने डाउट को, और अगर आपको ऐसे और वीडियोस देखने होंगे तो आप चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।